नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन के साथ। दिन भर की कई जो ऐसी खबरें हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी, कई बड़ी खबरों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियां क्या क्या हैं। कर्नाटक में शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच पोस्टर वॉर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नाम। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ एक लाइन का प्रस्ताव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन में भारतीय समुदाय से की बातचीत। कहा, भारत का प्रोफाइल बढ़ाने में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदायों की बड़ी भूमिका। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों की भी दी जानकारी। मुंबई में आज से शुरू होगी G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक। वहीं भुवनेश्वर में संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश विकास के साथ विरासत को संजोने का कर रहा है काम। अगले चरण में जाता दिख रहा है तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव। एर्दोआन और कमाल के बीच कांटे की टक्कर, लेकिन एर्दोआन को अब भी जीत का भरोसा। थाईलैंड में दो विपक्षी दल मिलकर बना सकते हैं सरकार। जुलाई में होने वाली सीनेट की बैठक के बाद होगा तय अगले प्रधानमंत्री का नाम। आम चुनाव में प्रयुत चान-ओ-चा की पार्टी की हार। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहम मुकाबला। कल खेले गए मैच में केकेआर ने धोनी की सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले कर्नाटक की खबर के साथ ही करते हैं। कर्नाटक चुनाव में 135 सीट पर विशाल जीत के बावजूद कांग्रेस की चुनौतियां खत्म नहीं हो रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंस गया है। कल बेंगलुरु में हुई विधायक दल की बैठक में भी ये तय नहीं हो पाया कि नेता आखिर कौन होगा, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को तय करेंगे। दरअसल विधायक दल की बैठक में एक लाइन का ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि खड़गे ही विधायक दल के नेता के नाम पर मोहर लगाएंगे और वही मुख्यमंत्री होगा। पार्टी हाईकमान ने बैठक के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता दीपक बावरिया को भेजा था। पर्यवेक्षक दल आज अपनी पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष विधायक दल के नेता का नाम तय करेंगे। विधायक दल का नेता राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। और इस बीच कर्नाटक में दोनों नेताओं के समर्थक उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में उपचुनाव आयुक्त अजय बादू, कर्नाटक राज्य प्रमुख निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना और प्रदेश चुनाव कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कल राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा के निर्वाचित 224 सदस्यों की सूची, उसकी अधिसूचना की प्रति भी सौंप दी। We have taken the views of all the honorable MLAs in detail. The meeting went on till roughly 2 AM in the morning. We will prepare a report and submit it to the honorable Congress President. और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का जन्मदिन भी है, तो क्या उन्हें सीएम पद की कुर्सी तोहफे में मिलेगी? आखिर शिव कुमार के नेतृत्व में पार्टी को 135 सीट पर शानदार विजय हासिल हुई है। बेंगलुरु में आज शिव कुमार के घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है और आज वो दिल्ली नहीं जाएंगे। We will leave to the High Command. My party High Command will take its call. I have not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. I have some small rituals in my house. Today is my
birthday. Today is my birthday. So some pujas, I go to my temple, which I believe. I have to go there, seek his blessings. और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची हलचल पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि गांधी परिवार नाश्ते की मेज पर जिसका भी नाम तय कर लेगा वही कर्नाटक का सीएम बन जाएगा। उनके सुबह के नाश्ते की टेबल पे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा तय करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। वो जितनी मर्जी आपस में खींचतान करें उसको कोई लाभ नहीं, चाहे वह दोनों में से कोई हो या कोई तीसरा हो, चाहे 10 जनपद की ब्रेकफास्ट टेबल पे ही होगा। पार्टी के अंदर वहाँ पे खींचातानी शुरू से थी, अब से नहीं। और शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में खींचान है, और बाकी लोग भी हैं जो रेस में हैं। तो बेंगलुरु से हमारी सहयोगी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, वैसे तो अभी डीके शिव कुमार को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि हाईकमान पर छोड़ दिया है, जो वो तय करेंगे वही होगा। लेकिन जिस तरह से पोस्टर वॉर छिड़ा है और उनके घरों के बाहर हम देख रहे हैं कि पोस्टर्स लगे हैं और उसमें एक तरह से अपने आप को भावी मुख्यमंत्री जता रहे हैं, और वही सिद्धारमैया भी उनके समर्थकों ने भी पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मन में ये है कि मुझे ही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि डीके शिव कुमार की जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है वो ज्यादा खुलकर सामने आ रही है, और लगातार कल से उनके सपोर्टर्स, उनके समर्थक जो है एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी काफी भावुक बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी ये कह दिया कि आज उनका जन्मदिन है और वो आज लोगों से मिलेंगे, तमाम लोगों के साथ बात करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो है उनके भगवान हैं और लोगों का आशीर्वाद उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये तमाम चीजें वो हर तरह की भावनाओं को लोगों के सामने रख रहे हैं, और जब चुनाव जीते तो वो रो भी पड़े, उनके आंसू निकल आए खुशी से। तो ये तमाम प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स डीके शिव कुमार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सिद्धारमैया जो है वो कुछ हद तक चुप्पी साधे हुए है। ये चुप्पी किस और इशारा करती है, इस बात को शायद कोई समझ नहीं पा रहा है। सिद्धारमैया चुप क्यों है? क्या वो रेस से बाहर हो चुके हैं, या फिर वो चाहते हैं या फिर वो डीके शिव कुमार की जो दबाव है उसके आगे कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिद्धारमैया की चुप्पी एक अलग सा इशारा कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस में एक नया एक ट्रेंड शुरू होगा कि बर्थडे के दिन किसी को मुख्यमंत्री का पद तोहफे में दे दिया जाए? ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने ये मुख्यमंत्री का पद तोहफे में दिया जाना का मतलब होता है कि कांग्रेस कर्नाटक में किस तरह से आगे सरकार चलाएगी, किस तरह से 5 मैनिफेस्टो लागू करने हैं वो करेगी। और सबसे बड़ा सवाल डीके शिव कुमार पर जो आय से अधिक संपत्ति का मामला यही सवाल मैं पूछने वाली थी आयशा, कि जिस तरह से उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, ऐसे में ये कांग्रेस के लिए भी तो एक टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि आगे चल के उनके साथ मान लीजिए कुछ होता है तो फिर कुर्सी एक तरह से खतरे में पड़ती है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर कांग्रेस में काफी रसाकशी मची हुई है कि कैसे डीके शिव कुमार को समझाया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए कि ये जो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग केस उन पर है, सीबीआई ने ऑलरेडी चार्जशीट दर्ज की है और अब जांच शुरू होने वाली है उन पर। तो ये कैसे होगा कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बनाया जाए, मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक में प्रचार के दौरान काफी ऊंची आवाज में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर 40% कमीशन का आरोप लगाया, 40% चीफ मिनिस्टर बताया, पे सीएम के पोस्टर्स लगाए। ये तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी का सफाया कर दिया। तो अगर ऐसे में डीके शिव कुमार पद संभालते हैं तो क्या कांग्रेस जवाब देगी? क्योंकि कांग्रेस नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अडानी का मुद्दा लेकर भी राहुल गांधी तमाम राज्यों में एक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब होगा? ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। आयशा जी आयशा, ये भी है कि मान लीजिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है तो सिद्धारमैया भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मंझे हुए नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे में उनको क्या पद मिलेगा, और ऐसे में उनको अपना कद छोटा हुआ कहीं नजर आता दिखाई देगा, वो क्या करेंगे? जी, ये वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं शायद ही कोई समझ पाएगा। लेकिन
अगर उन्हें डिप्टी सीएम दिया जाता है और एक फॉर्मूला तय होता है कि 50-50 यानी एक 2.5 साल के लिए सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने और 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, तो जाहिर है डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जाएगा या फिर डीके शिव कुमार को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर दोबारा ये उठता है कि पहले कौन सीएम बनेगा। 50-50 का फॉर्मूला तो है ही कांग्रेस के सामने, लेकिन पहले कौन कुर्सी पर बैठेगा, ये एक म्यूजिकल चेयर जो चल रही है दोनों के बीच में, इसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा है आला कमान को। और जो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी काफी मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि मामला महज डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया का नहीं है। ये मामला जो है अब जाति कास्ट इक्वेशन को लेकर भी सामने एक बड़े मामले में बदल सकता है, बड़े मुद्दे में बदल सकता है, क्योंकि डीके शिव कुमार वक्कलीगा नेता है और सिद्धरामैया जो है वो कुर्बा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, कुर्बा कम्युनिटी के। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वक्कलीगा, अगर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्कलीगा नाराज हो जाएंगे, और अगर वक्कलीगा नाराज हो जाएंगे और फिर कुर्बाज भी नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अब इन तमाम लोगों को कैसे साथ लेकर चलेगी, बीच का रास्ता क्या निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आयशा, एक चीज ये भी है कि देखिए, ये तो हम कर्नाटक का मामला देख रहे हैं, हमने और भी राज्यों में इस तरह से देखा है कि दो धड़ों के बीच और दो मंझे हुए नेताओं के बीच जब अस्तित्व की लड़ाई आती है तो उसे कांग्रेस सुलझा पाने में कहीं ना कहीं वो कुशल नहीं दिखाई देती और नहीं सुलझा पाती है, और इस तरह से वो झगड़ा बढ़ता रहता है और वो कांग्रेस के लिए गले की फांस बन जाता है। कहीं ये ऐसा मसला तो नहीं बन जाएगा? जी देखिए, राजस्थान सामने है कांग्रेस के सामने, बिल्कुल जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो लड़ाई चल रही, ठीक वही एक जो है एक डुप्लीकेट कॉपी भी कर्नाटक में देखने को मिल रही है। अगर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बन जाते हैं पहले टर्म में और उन्हें पहले मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है तो क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक के सचिन पायलट बन जाएंगे? ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। तो कांग्रेस को अब जरूर राजस्थान से भी कुछ ना कुछ सबक सीख मिली होगी कि कैसे इन मुद्दों को टैकल किया जाए। लेकिन कांग्रेस अगर इस तरह से लगातार मुख्यमंत्री के पद को लेकर आपस में एक राय नहीं बना पा रही है, दो बड़े नेताओं को आमने सामने खड़ा करके लड़ा रही है, तो ये कर्नाटक की जनता इसको देख रही है। कर्नाटक की जनता हाल ही में एक नई सरकार, एक नया सूर्योदय का जो अपेक्षा करते हुए, जो उम्मीद करते हुए वोट दिया था, वो अभी कर्नाटक की जनता इस तमाम कर्नाटक के नाटक को गौर से देख रही है और जरूर आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं जो दूसरे दल हैं वो एक बार बार इल्जाम इस बात का भी लगा रहे हैं कि भाई कोई भी गैर जो गांधी हैं और वो आपके अध्यक्ष बन जाए, लेकिन जो कमान है वो गांधी परिवार के ही हाथ में रहेगी, फैसला उन्हीं के हाथ में रहेगा, ये तो खाली पपेट के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर लगातार यही आरोप लगते रहे हैं कि गांधी परिवार पर ही सब कुछ निर्भर होता है। और हालांकि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था जब वो पद संभाला था कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा मामला जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए, गौर करिएगा, कर्नाटक से वो आते हैं, कर्नाटक में उनकी अच्छी पकड़ है राजनीति पर, तो वो चाहते तो इस बात का फैसला कर्नाटक में ही निपटा सकते थे, आपस में दोनों नेताओं को बिठाकर इस पर फैसला कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये पूरा मामला 10 जनपद की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो मामला अब ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी के दरबार में इस मामले को ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर ये लगता है कि अभी भी कांग्रेस में गांधी परिवार पर जो एक डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, उनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस में गांधी परिवार की पकड़ अब भी नजर आ रही है। अच्छा आयशा, उस जनता का क्या जिसने एक विश्वास के साथ अपनी एक पार्टी को चुन के भेजा, अपने नेता को चुनने के लिए भेजा, उस जनता के साथ कहीं ना कहीं ये एक तरह से विश्वासघात होता है। जब इस तरह की लड़ाई होती है और मामला ऐसे अधर में लटका होता है तो जनता कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती है। बिल्कुल, जनता की यही राय है कि वो इस पूरे नाटक को देख रही है इस वक्त कि कैसे भावनाओं के आधार पर मुख्यमंत्री पद पर कब्जा
करने की कोशिश की जा रही है दो बड़े कद्दावर नेताओं के बीच में, जबकि चुनाव से पहले तक तो 5 गारंटी की बात कही जा रही थी। तो ये 5 गारंटी कहाँ हैं, कब तक लागू होंगे, ये बड़ा सवाल लोगों के मन में है। देखिए, कई महिलाएं इस बात को लेकर काफी उत्सुक थी कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जो प्रॉमिस किया गया था कि 3,000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा जो फैमिली हेड होंगी, तो ये बीपीएल फैमिलीज के लिए होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है उन गरीब महिलाओं के लिए जो अपना परिवार चला रही हैं, सिंगल मदर्स है, विडोज है, इन तमाम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसका इंतजार उन्हें है। और युवाओं के लिए जो कहा था 1500 की जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, ये बड़ी बात है युवाओं के लिए। फ्री पावर की बात कही जा रही है, 200 यूनिट, ये बहुत बड़ी बात। तो ये तमाम चीजें, जो तमाम वायदे हैं, कुछ हद तक इस वक्त बैकसीट में है। जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं होगा, ये तमाम चीजों पर अभी फैसला नहीं हो सकता। जाहिर है, राहुल गांधी ने ये ऐलान किया था कि सबसे पहले जो कैबिनेट होगी सरकार की, पहली कैबिनेट में ही यह फैसला ले लिया जाएगा कि ये 5 पूरी गारंटीज लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की गारंटी नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम पर गारंटी नहीं दे रहे राहुल गांधी। और उसके बाद ये रिसोर्सेस कैसे मोबिलाइज करेंगे, ये कांग्रेस के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में कांग्रेस यही उम्मीद कर रही है कि कोई वरिष्ठ नेता जैसे सिद्धरामैया है, जो वित्तीय मंत्रालय संभाल चुके हैं पहले, उनका अनुभव काम आ सके। लेकिन डीके शिव कुमार का दबाव, डीके शिव कुमार का जो इमोशनल टैक्टिक्स जो है, जो इमोशनल प्रेशर जो बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से आयशा वो अपनी बर्थडे की बात कह रहे हैं माइक पर, और उनके सपोर्टर्स उनको बर्थडे विश के तौर पर वो चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, एक अलग तरह के उत्साह में है और इसी वजह से वो दिल्ली भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर डीके शिव कुमार को ये पद नहीं मिलता है तो सपोर्टर्स में तो बहुत बड़ी निराशा छा जाएगी। जी, सपोर्टर्स में और उनकी जाति, जो वक्कलिगा जाति, जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वक्कलिगा जाति भी कर्नाटक में बहुत इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक है। और लिंगायत जाति जो निर्णायक फैसला करती है, जो निर्णायक डिसाइसिव वोट देती है कर्नाटक में, उसके बाद वक्कलिगा जाति सबसे बड़ी जाति है। तो वक्कलिगा जाति के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अभी कुछ ही समय पहले वक्कलिगा जाति के मठ के स्वामी जो हैं, उन्होंने भी कहा कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए पहले, ताकि वो जल्दी से जल्दी जनता को किए गए वादे पूरे कर सके। तो ये जो है जाति समीकरण को लेकर बहुत बड़ी चुनौती लोगों के सामने होगी। और सिद्धरामैया को भी अगर पहले मुख्यमंत्री पद पर नहीं बिठाया जाता तो यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटीज ये भी काफी निराश होंगे। तो ऐसे में अब हालांकि डीके शिव कुमार ने खुद कहा था कि अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि वो इस वक्त रेस में नहीं है और वो एआईसीसी की जो अध्यक्ष का पद है उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस वक्त कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे से वरिष्ठ नेता और सूझबूझ वाला नेता एआईसीसी पद संभालने के लिए कोई और नहीं है। तो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को रेस से बाहर कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार की चॉइस है कि बीच का रास्ता निकलता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को पद दे दिया जाए। बिल्कुल। चलिए आयशा, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर, दिल्ली में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम इनपुट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम ये छापेमारी आतंकी साजिश मामले में कर रही है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने बारामूला जिले में छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगह छापे मारे थे। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार हम देख रहे हैं एनआईए इस तरह की छापेमारी कर रही है और जो आतंक है उसकी कमर तोड़ने के प्रयास कर रही है, साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग है उसे कहीं ना कहीं लगाम लगाने में एनआईए की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लगातार ये प्रयास हो रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? नीरज, आपको हमारी आवाज आ रही है?
तो ये आतंकी फंडिंग मामला है जिसमें जम्मू कश्मीर में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और एनआईए के जो छापे हैं बीते दिनों भी हमने देखे जिस तरह से छापेमारी करी और आतंक की कमर तोड़ने के प्रयास लगातार एनआईए कर रही है। पुलवामा में राष्ट्रीय एजेंसी की टीम की ये छापेमारी हुई है। एनआईए की इस छापेमारी में कोशिश यही कि किस तरह से आतंकियों की जो फंडिंग है उसे रोका जाए, टेरर फंडिंग को रोका जाए और उसके लगातार प्रयास हो रहे हैं। पुलवामा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आतंक की कमर तोड़ने के लगातार प्रयास कर रही है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 17 मई तक चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश शामिल हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन प्रमुख है। बैठक के दूसरे दिन अपने संबोधन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास तो कर ही रहा है, साथ ही साथ विरासत को संजोने का काम भी बखूबी किया जा रहा है। The government of India, under leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has a run with the theme of Vikas Bhi aur Virasat Bhi. As we continue to focus on Vikas means development. We are also ensuring that our Virasat means heritage of ancient culture and tradition continue to be preserved. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार दुनिया से भेदभाव को मिटाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के इस प्रयास पर प्रकाश डाला है कि दुनिया में कोई पहली दुनिया या तीसरी दुनिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल एक दुनिया हो। बेहतर भविष्य के लिए पूरी दुनिया को एक साथ लाने के भारत के दृष्टिकोण और साझा उद्देश्य को बढ़ाना है। G20 का मंत्र है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। भारत की यही विचार और मूल्य विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और भुवनेश्वर से हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, संस्कृति की बात हो रही है, विरासत की बात हो रही है। हम जानते हैं भारत की जो संस्कृति है, विरासत है, वो कितनी समृद्ध है। संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए जब संस्कृति का आदान प्रदान होता है, हम जानते हैं संस्कृति सभी को एक सूत्र में जोड़ती है। सीमाओं के पार हम संस्कृति के आदान प्रदान के जरिए जा सकते हैं, संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच सार्थक संवाद को हम प्रेरित कर सकते हैं। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का दूसरा दिन है। 17 मई तक चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश शामिल हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां होने वाली हैं, जिसमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन भी प्रमुख है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बात कर रहे थे विशाल के सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, हम जब विरासत की बात करते हैं तो भारत तो इसमें बेमिसाल है। भारत की विरासत, भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध है और हम जानते हैं कि संस्कृति एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसको अपनाकर हम सीमाओं के पार जा सकते हैं, राष्ट्रों को आपस में जोड़ सकते हैं, समुदायों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो उस दिशा में भारत के प्रयास हमेशा से ही बहुत सराहनीय रहे हैं।
जी शैला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी आपके सवाल पूछने से पहले मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जिनके पास संस्कृति का प्रभार है, किशन रेड्डी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि भारत जो है दुनिया का बहुत बड़ा देश है। अगर हम साइज़ की बात करें तो 7वें नंबर पर हम आते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पे हैं और ऐसा लगता है कि जल्दी हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारी जो विरासत है वो सदियों पुरानी है और इसलिए विकास भी विरासत भी, ये नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हमें विकास करना है लेकिन अपनी विरासत को नहीं भूलना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें अपनी विरासत को संजो कर रखना है। करीब 1 लाख स्मारक ऐसे हैं, अगर हम स्टेट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि राज्य और केंद्र के मिलाकर हम बात करें तो उनको किस तरह से हमें संजो कर रखना है। इसलिए हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्मारकों को, अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को संजो कर रखे। और इसके लिए भारत सरकार जो है वो निजी क्षेत्र से भी बातचीत कर रही है कि किस तरह से CSR के तहत ये कम्युनिटी जो सर्विस होता है, रिसर्च होता है, उसमें हम किस तरह से प्राइवेट सेक्टर का निवेश लेकर आए, प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता को बढ़ाएं, ताकि प्राइवेट निवेश जो आएगा, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर का उसमें मदद मिलेगी, आम आदमी को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। हमें अपनी धरोहर को बचा कर रखना है। और इसके अलावा जो ये मीटिंग हो रही है इसमें इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि कैसे अलग अलग देशों के साथ हम समझौता कर सकते हैं, क्योंकि आखिर जो विरासत है उसको बचाकर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किस तरह से हम उसकी मदद ले सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको डेटा में कन्वर्ट करके प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग देशों से भी समझौता होगा। और इस विषय पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है जो G20 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो मेहमान देश हैं, और इसके अलावा ऐसी भी संस्थाएं हैं जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, ये भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो उनसे भी बातचीत की जा रही है और अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से इसके जरिए विरासत का संरक्षण के लिए काम हो रहा है, साथ ही साथ हमारी संस्कृति को तमाम देश जानेंगे, समझेंगे, कहीं ना कहीं जो कलाकार हैं उनकी प्रतिभा को भी हम कह सकते हैं एक नया आयाम मिलेगा। तो भारत में और ज्यादा इन क्षेत्रों में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो नए जरिए हैं वो भी खुलेंगे। शैला, जाहिर से बात है, जब हम विरासत को संजो कर रखने की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो पर्यटन से होता है। टूरिज्म, कल्चर और हेरिटेज तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये सब मिलकर बनाते हैं इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग। भारत अभी 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई इकोनॉमी हमारी है, जिसको IMF ने खुद उस पर मोहर लगाई है। तो जो हमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो उनका यही इशारा है कि हम विकास की दौड़ के अंदर हम अपने विरासत को ना भूल जाएं, क्योंकि विरासत के ज़रिए ही जो हमारा कल है उसके साथ ही हमें अपने आने वाले कल पर नज़र रखनी होगी, और हमारा आने वाला कल जो हमारा बीता हुआ कल है उस पर निर्भर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही हम बात करते हैं जब लोकल आर्टिसंस की, ट्राइबल क्राफ्ट की, तो वो एक बहुत बड़ी जो है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है और विदेशों में खासतौर से इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। तो ये जो G20 का प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जगह मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे हम टूरिज्म की मीटिंग करें, चाहे यूथ Y20 की बात करें, चाहे कल्चर की हम बात करें, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और भारत जो अध्यक्षता कर रहा है G20 की, हमारा पूरा उद्देश्य यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम G20 का जो प्लेटफॉर्म है उसका भरपूर इस्तेमाल करें। और हम हमेशा कहते रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, और G20 का मोटो भी है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो समग्र विकास की जब हम बात करते हैं तो भारत को उसमें लीड लेनी होगी, क्योंकि भारत के जो सांस्कृतिक विरासत है वो पूरी दुनिया को ये बता सकती है कि कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम सब एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। और लोकल क्राफ्टमैन की मैंने बात की तो शाम को आज एक क्राफ्ट मेला होगा जिसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उसका उद्घाटन करेंगे, और उड़ीसा का जो स्थानीय कला है, ट्राइबल आर्ट है, उसको शोकेस किया जाएगा। कल हम गए थे नीलाद्री बीच पर, तट पर, जहां पर हमने देखा किस तरह से जो पद्मश्री सुदर्शन पटनायक है उनकी कलाकृति को पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया, और उन्होंने कहा आर्ट कल्चर यूनाइट्स ऑल।
तो ये सब मौका होता है कि हम अपने लोकल आर्ट को, लोकल पर्सनालिटीज को, जो ये जिनमें यह मादा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं, किस तरह से उनको प्रमोट करें। बिल्कुल, आप इस बैठक पे अपनी नजर बनाए रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये इनपुट साझा करने के लिए। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक के दौरान नवीन और उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए निम्न लागत वित्त पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का आयोजन भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी मिलकर कर रहे हैं। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, एनर्जी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के भविष्य के मार्ग पर आधारित ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण के अनुमान पर ध्यान दिया जाएगा। इस बैठक के दौरान ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। संबंधित कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाएं होंगी। पहले सत्र में नई और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में निवेश जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं विकास बैंकों की भूमिका पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा मुंबई से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, हमने बताया कि क्या कुछ इस तीसरे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में रहने वाला है। आज का अगर हम आपसे एजेंडा पूछना चाहें तो आज क्या कुछ रहेगा? देखिए शैला, आपने जिस तरीके से बताया है कि बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं जो विश्व आज फेस कर रहा है। इनमें से एनर्जी चैलेंजेस जो होती हैं वो होती हैं जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, डीजल, पेट्रोल या कोयले, इन सब पे निर्भरता। इसको किस तरीके से आप बदलते हैं, किस तरीके से आप कोयले से या जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं उस पर से आप क्लीन एनर्जी पर आते हैं, ग्रीन एनर्जी पर आते हैं, तो उन सब पर यहाँ चर्चा हो रही है। इसके अलावा आपने साइड इवेंट्स की भी जिक्र की है, तो साइड इवेंट्स आज 3 होने वाले हैं, जिसमें से जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं, MDBs, वो उनका एक वर्कशॉप होगा जहां पे लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात होगी, वहां पर चर्चा होगा। इसके अलावा बायोफ्यूल के ऊपर भी एक साइड इवेंट होगा, चर्चा होगी वहां पर भी। और इसके अलावा एक और सेशन होगा जो साइड इवेंट में होगा, और वो भी एक तरीके से यही ग्रीन एनर्जी के ऊपर में वो एक्सटेंडेड चर्चा करेंगे। मेन इवेंट्स में अगर हम बात करें शैला, तो 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं भारत की, जो पहले 2 मीटिंग में चर्चा इस पर हो चुकी है। कंसेंसस अब लगभग बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछली मीटिंग में जो गांधीनगर में हुई थी उसमें एक बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर में एक कंसेंसस बनी थी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कई सारे जो चर्चे हैं भारत, कई सारे जो प्रायोरिटी एरियाज हैं भारत के, उसके ऊपर कंसेंसस बनेंगे। अगर हम आपको बताएं कि जिस तरीके से आप ट्रांजिशन करते हैं, क्लीन एनर्जी के तरफ में ट्रांजिशन करते हैं, तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए पैसे लगते हैं, लागत आती है। किस तरीके से इंटरनेशनल एजेंसीज इसे फंड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसे फंड कर सकते हैं, इन सब पर भी चर्चा होगी। राव साहब दानवे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर इनॉग्रल सेशन के लिए उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ध्येय है कि लक्ष्य है कि 2070 तक भारत 0 एमिशन करेगा। उन्होंने बताया कि भारत इस ट्रैक पर भी है, सही ट्रैक पर भी है, और सिटीजन्स के साथ में, लोगों की सहभागिता के साथ में लोग अगर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करें या ग्रीन मीन्स यूज करें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ये चीज बिल्कुल अचीव हो सकती है और भारत बिल्कुल इस ट्रैक पर है। तो ऐसे कई सारे चर्चे पूरे दिन में होंगी, आने वाले 2 दिनों में भी होगी। और इसके अलावा साइड इवेंट्स, जो 8 साइड इवेंट्स हैं, उसमें भी कई प्रकार की चर्चाएं होंगी। जो उम्मीद की जा रही है जो कम्युनिके बनेगा इस वर्किंग ग्रुप का, उसमें उसको शेप अप करने के लिए काफी सहभाग करेगी, काफी सहयोगिता करेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। आपने कहा कि भारत ऑलरेडी इस ट्रैक पर है और वो हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, ना केवल सरकार के स्तर पर बल्कि आम लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और बायोफ्यूल बना रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के लिए छोटे छोटे स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। सरकार तो अपनी ओर से बड़े प्रयास कर ही रही है और इस दिशा में लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रयास और जनता जिस तरह से उसे अपनाती जा रही है, उससे लगता है कि बहुत जल्दी हम उस जो गोल है उसको हम प्राप्त कर लेंगे।
बिल्कुल जी, क्योंकि सबसे बड़ा एक यहाँ पर भारत की ओर से अगर एक इनिशिएटिव हम देखें G20 का, तो वो है जन भागीदारी, यानी कि आप सभी को साथ में लेके इस G20 में आप वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। कैसे कि जो भी चर्चा यहाँ पर हो रही है, जो प्रायोरिटी एरियाज हो रहे हैं भारत की, वो कोई इवेंट्स में, किसी प्रकार के इवेंट्स में आप यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए या अन्य जगहों पर बात कर लीजिए, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पर स्टूडेंट्स को, कॉमन सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और साथ में साझा करने का मौका मिलता है कि वो किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। कोई भी वर्किंग ग्रुप की बात कर लीजिए, कोई भी प्रायोरिटी एरिया की बात कर लीजिए, उसके लिए ऐसे में अवेयरनेस काफी ज्यादा मायने रखता है। आप किस तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं। G20 के अलावा भी भारत कई सारे ऐसे मुद्दों पर, कई सारे ऐसे अहम प्रायोरिटी एरियाज के ऊपर में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। आपने जिस तरीके से बताया, ईंधन एक काफी बड़ा मुद्दा है। हम पेट्रोल पर, डीजल पर कितनी अपनी निर्भरता रखते हैं, वो भी एक अहम मुद्दा है यहाँ पर। अब जो सिटीजन्स हैं वो अपने खुद कॉन्शियस बिहेवियर की तरफ से, इंटेंशन की तरफ से, वो जो ईवीज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उसकी तरफ स्विच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बदलाव जमीन पर यहाँ पर होते हुए दिख रहा है और समय दूर नहीं होगा कि जब जैसे पेट्रोल पंप्स उपलब्ध होते हैं आसानी से, वैसे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल होंगे और लोगों को शिफ्ट करने में, स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जन भागीदारी से, जन सहयोगिता से ही जो भी लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। जन सहभागिता से और सरकार के प्रयासों से ये लक्ष्य अवश्य हासिल हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ पैदा करना है। विधायी प्रारूपण का समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और विनियमों की व्याख्या पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। चूंकि विधायी प्रारूपकार कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देते हैं और कानून के शासन को प्रभावी बनाते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि उन्हें अपने कौशल को तेज करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण में सहायता करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्वीडन के दौरे पर हैं। स्वीडन में उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत स्वीडन के आपसी रिश्तों के बारे में जानकारी दी और कहा कि स्वीडन ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भागीदार देश रहा है। ये नॉर्डिक समूह के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। Here the Nordic Baltic grouping is one of great importance, and in fact when I look back at the last decade, among the many innovations which Prime Minister Modi has introduced in our foreign policy, this kind of group engagement with countries is one of them. We've done it we had a tradition of doing it with Africa, but we're doing it with the Pacific Islands, we're doing it in other regions in South America, but in Europe the Nordic one is particularly important, and in the coming years we hope in some way to also try to capture the Baltic countries in association with that. और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अमेरिका में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3 दिवसीय आयोजन आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। क्वाड सदस्य देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर भारत प्रशांत सुरक्षा पर हाई प्रोफाइल बैठक में भाग लेने के लिए कैलिफोर्निया के सनीलैंड्स में मिलेंगे। जनरल चौहान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में सीडीएस का पदभार संभालने के बाद से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की देश के बाहर ये पहली यात्रा है।
और फिल्म द केरल स्टोरीज की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 5 मई को केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज करने की इजाजत दी है। इसमें किसी समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिख रहा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की थी। और सुप्रीम कोर्ट आज अडानी हिंडनबर्ग मामले में फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में सेबी ने अडानी समूह द्वारा शेयर की कीमत में हेरफेर के आरोपों की जांच करने के लिए 6 महीने का समय मांगा था। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जांच के लिए 6 महीने का समय सही नहीं है। कोर्ट ने समय बढ़ाने की मांग वाली सेबी की याचिका पर विचार के लिए 15 मई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ 125 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जयपुर में खत्म हो रही है। 11 मई को अजमेर में शुरू हुई उनकी पदयात्रा जयपुर में भांकर रोटा में कमला नेहरू नगर के पास खत्म होगी। सचिन पायलट ने कहा कि इस जन संघर्ष पदयात्रा के दौरान लोगों का बड़ा समर्थन उन्हें मिला है। मैं किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूं। मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, मैं वही बात रख रहा हूं। नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात कांग्रेस पार्टी में से करती है, मैं वही बात कर रहा हूं। तो विरोधाभास कहां है इसमें? मैंने कभी किसी की बुराई करी नहीं, मैंने कभी लांछन लगाया नहीं, किसी पे आरोप लगाया नहीं, किसी से मेरी अनबन व्यक्तिगत ना थी, ना है, ना होगी। राजनीति में व्यक्तिगत अनबन होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैंने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट वादे किए थे और मेरे साथ सबने इन बातों को रखा था। हर कांग्रेस नेता ने इस बात को रखा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी ने, कि करप्शन के खिलाफ जांच करेंगे और हम नहीं कर पाए। मैं सिर्फ मेरा इतना सा ही कहना है और हमें एक्शन, अभी भी समय है, 6 महीने का समय है, हमें एक्शन लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घटना जिले के खर्रा थाना क्षेत्र की है। पीड़ित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पिकअप से लौट रहे थे जब उनका वाहन एक ट्रक से टकरा गया। सभी मृतक पिकअप में ही सवार थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पिकअप में 20 से अधिक लोग सवार थे। दोनों वाहन गलत दिशा से आ रहे थे, जिसके कारण जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में पिकअप के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में 5 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 3 महिलाओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। 2 महिला और बच्चे की मौत अस्पताल पहुंचने के बाद हुई। और महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे शहर में इंटरनेट सेवा को निलंबित करने के साथ ही विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला में शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ था। उपद्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियां तोड़ दी। हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर धारा 144 लगा दी गई। दरअसल अकोला के पुराने शहर में इंस्टाग्राम पर एक धार्मिक पोस्ट की गई थी, जिसके चलते कई लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। और महाराष्ट्र में अकोला के बाद अब अहमदनगर से हिंसा भड़की है। अहमदनगर जिले के शेवगांव में रविवार रात एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद हिंसा और जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंसा के दौरान पुलिस के 8 जवान जख्मी हुए हैं। इस धार्मिक यात्रा के लिए अतिरिक्त पुलिस SRPF फोर्स की पहले से तैनाती की गई थी। हिंसा और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल हालात काबू में हैं। ये घटना औरंगाबाद और अहमदनगर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर हुई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है।
वहीं तमिलनाडु में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब मामले में अधिकारियों ने कहा है कि विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में नकली शराब के सेवन से 3 महिलाओं सहित कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। कल विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम के पास एक्यारपुकुप्पम में रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि चेंगलपट्टू जिले में मंदुरथागम में शुक्रवार को 2 लोगों की मौत हुई और रविवार को एक दंपति की मौत हो गई। सभी मौतें अवैध शराब के सेवन के कारण हुई हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस महानिरीक्षक उत्तर एन कन्नन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तमिलनाडु पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और केरल पुलिस ने चोरी के संदेह में बिहार के एक 36 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर हत्या किए जाने के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि कोंडोट्टी के समीप एक मकान के सनशेड से गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने 36 वर्षीय राजेश मांझी को पीट कर मार डाला था। मालपुरम के पुलिस प्रमुख सुजीत दास ने कहा कि राजेश पर हमले का सबूत है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खुद बरामद किया। पुलिस ने वारदात के सिलसिले में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जांच के लिए विशेष जांच दल भी बनाया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तुर्की में हुआ राष्ट्रपति चुनाव दूसरे दौर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतों की गिनती में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार केमल कलिगडारोग्लू दोनों को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक हुई 96% मतों की गिनती में एर्दोआन को 49.44% मत मिले हैं, जबकि कलिगडारोग्लू को 44.86% मत मिले हैं। दोनों पक्षों ने चुनाव में आगे होने का दावा किया है और समय से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी दी है। अंकारा में समर्थकों को संबोधित करते हुए एर्दोआन ने कहा कि वो अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव दूसरे दौर में जाता है तो वो देश के फैसले का सम्मान करेंगे। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि चुनाव पहले दौर में समाप्त हो गए हैं। अगर हमारे देश ने दूसरे दौर के लिए चुना है तो वो भी स्वागत योग्य है। वहीं केमल कलिगडारोग्लू ने संवाददाताओं से कहा कि अगर हमारा देश दूसरे दौर की बात करता है तो हम निश्चित रूप से दूसरे दौर में जीतेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव की इच्छा 50% से अधिक है। अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव में 50% से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो पहले दौर के शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच 28 मई को निर्णायक मुकाबला होगा। थाईलैंड में विपक्षी दलों ने सेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बाद चुनाव में शानदार जीत हासिल की। आरंभिक परिणामों से संकेत मिलते हैं कि मूव फॉरवर्ड और फ्यू थाई दल प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से आगे चल रहे हैं। अब तक 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। सेना ने 2014 में विद्रोह के बाद सत्ता संभालने पर संसदीय नियमों में परिवर्तन किया था। इन नियमों के अनुसार विपक्षी दलों को सेना समर्थक जुंटा नियुक्त सीनेट के सदस्यों सहित कई धड़ों का समर्थन जुटाना होगा। थाईलैंड में हाल के वर्षों में सैन्य विद्रोहों के बाद ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रयुत चान-ओ-चा ने विद्रोह के बाद 2014 में एक बार फिर सत्ता संभाली थी। मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता पीटा लिमजारोनार ने चुनाव परिणामों को सनसनीखेज बताया और वादा किया कि सरकार बनाते समय उनकी पार्टी सैन्य समर्थित पार्टियों का सब विरोध करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी फू थाई पार्टी के साथ बातचीत की मांग करेगी और गठबंधन पर समझौता करेगी। वहीं फू थाई पार्टी के पेंटोगार्टन शिरावात्रा ने मूव फॉरवर्ड पार्टी को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि वो एक साथ काम कर सकते हैं। हालांकि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा ये केवल कल हुए मतदान के परिणाम से तय नहीं होगा। प्रधानमंत्री का चयन निचले सदन और 250 सदस्यीय सीनेट की जुलाई में एक संयुक्त बैठक में किया जाएगा। विजेता को कम से कम 376 वोट प्राप्त करने होंगे और किसी भी पार्टी के केवल अपने दम पर ऐसा करने की संभावना नहीं है।
और फ्रांस आने वाले दिनों में यूक्रेन को दर्जनों बख्तरबंद वाहनों और हल्के टैंकों को भेजेगा। इसमें AMX-10 RCs लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में फ्रांस ने यूक्रेन को हथियार भेजने की बात कही है। मैक्रों और ज़ेलेंस्की के बीच रात्रि भोज के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने संकेत दिए हैं कि पेरिस भी रूसी हमलों के खिलाफ कीव की वायु रक्षा क्षमताओं का समर्थन करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। फ्रांस भी रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन की आबादी की रक्षा करने के लिए यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं का समर्थन करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी बलों ने पिछले 24 घंटों में पूर्वी शहर बखमुत में रूसी रक्षा घेरे को तोड़ने के सामूहिक प्रयास किए। साथ साथ उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने शहर के उत्तर और दक्षिण में हमले किए थे, लेकिन वो रूसी सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ सके। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों की इकाइयों द्वारा किए गए सभी हमलों को रद्द कर दिया गया है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले महीनों के युद्ध के बावजूद कोई भी पक्ष बखमुत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाया है। और पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने आज से सुप्रीम कोर्ट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान किया है। इस बीच आज इमरान खान के लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने की संभावना है। लाहौर में कोर कमांडर के घर में आग लगाने और पिछले हफ्ते उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंसा की अन्य घटनाओं में इमरान खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं CPN-UML के एक वरिष्ठ नेता बहादुर राय माझी को कल काठमांडू के बूढ़ा नीलकंठ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाले के संबंध में 2 सप्ताह पहले अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद से वो फरार थे। इस घोटाले के तहत नेपाली नागरिकों को भूटानी शरणार्थी होने के फर्जी दस्तावेज बनाकर अमेरिका भेजा गया था। और अब बात कर लेते हैं खेलों की। तो IPL में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। IPL में अब तक गुजरात और हैदराबाद टीम के बीच केवल 2 मैच खेले गए हैं, जहां दोनों ही टीमों ने एक मैचों में जीत हासिल की है। गुजरात टीम अपनी पहले ही सीजन से लगातार अच्छा खेलती आ रही है, वहीं हैदराबाद का रिकॉर्ड इस दौरान कुछ खास नहीं रहा है। गुजरात की टीम 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, तो वहीं हैदराबाद की टीम 8 अंकों के साथ 9वें पायदान पर है। और ल्यूपस एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। ल्यूपस शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। सही प्रबंधन से लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित करना संभव है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमणों से लड़ती है और इसके लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। स्व प्रतिरक्षित रोग से ग्रस्त होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली विदेशी संक्रामक तत्वों की बजाय शरीर के अपने ही स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है। ऐसा ही एक रोग है ल्यूपस, जिसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी SLE के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूपस से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के रक्त में असामान्य एंटीबॉडीज का उत्पादन होने लगता है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं शरीर के अंगों व ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगती है। SLE की जो बीमारी है वो मैनिफेस्ट करती है बुखार के साथ, मुंह में छाले हो जाते हैं, बाल बहुत अधिक झड़ने लगते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। इसके अलावा बार बार मरीज को मुंह में छाले होते हैं, चेहरे पे चकत्ते आ सकते हैं, जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी या फोटोडर्मेटाइटिस कह देते हैं, जो कि धूप में जाने के बाद जो सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनमें चकत्ते आते हैं। इसके अलावा ल्यूपस का असर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे आ सकता है, और जैसा असर जिस ऑर्गन पर असर होगा उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। असामान्य ऑटो इम्यूनिटी का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन जीन्स और पर्यावरणीय कारकों का मिश्रण इस समस्या का कारण बन सकता है। कई ऐसे कारक हैं जो इसके लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं उन मरीजों में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी कि थोड़े बहुत जीन्स हर पर्सन में मौजूद हो सकते हैं। अगर इन लोगों को
एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो ट्रिगर करते हैं डिजीज को, एक्सपोज हो जाते हैं, तो इस बीमारी की होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो वो हैं जैसे कि स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, इसके अलावा रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस, कुछ दवाएं, पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। तो कहना चाहिए कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सब में भी हो सकता है, लेकिन सबको ल्यूपस हो ये ज़रूरी नहीं है। इस बीमारी का इलाज पूरी तरह संभव है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी डायग्नोसिस जल्दी हो। दवाओं की मदद से ल्यूपस के लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। सही प्रबंधन से ल्यूपस से प्रभावित व्यक्ति का जीवन बेहतर रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नमस्कार।